हेलो गाइस। तो शुरू करते हैं, चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज मैं चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहा हूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म हो चुका है। नहीं, चैप्टर नंबर 1 की अभी भी असली वाली फील आनी बाकी है। अभी तो सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ जब तक आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ लेते, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की असली फील नहीं आती है। और क्वेश्चंस की जो कहते हैं ना हार्डनेस है, वो हार्डनेस अभी आपने नहीं करी है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ही आपने हार्ड करे होंगे, बट अभी भी चीजें बाकी हैं चैप्टर नंबर 1 में। इसीलिए दोनों चैप्टर की डाउट क्लास हम एक साथ लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है। अराउंड आपके 80-90 पेजेस इसी में भर जाने वाले हैं। रजिस्टर के 80-90 पेजेस चैप्टर नंबर 2 में भरेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इस लेक्चर को फॉलो करना। बहुत बेसिक है। सबसे पहला हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके बेटा, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो नहीं बात करी है, बट आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करी है। आपने ये पढ़ा है, 10th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी है कि जब इनफाइनाइट से 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक हम बिना एक्सीलरेट करे लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो जो वर्क डन होता है वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। बिल्कुल ठीक है, डिफाइन करा हुआ है। बट यहां भी आपने दो चीजें बात करी, एक इनफाइनाइट और एक वो पॉइंट, यानी कि आप दो पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं, यानी कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, इसलिए हम स्टार्टिंग करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है और फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर चलेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपके पास सपोज करो एक पॉइंट मैंने मान लिया ए है, एक पॉइंट बी है, और यहां पर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख रखा है, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हम कहते हैं चार्ज हम लेते हैं क्यू नोट। बेटा क्यू नोट क्या है? क्यू नोट है 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, इसको हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, और यहां पर अजम्पशन ये ली जा रही है कि ये चार्ज फिक्स है और क्यू नोट की वैल्यू इस चार्ज से इतनी कम है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये हमने अजम्पशन यहां पर ली है। तो हम कहते हैं यहां से ए से बी तक लाने में जो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन ब्रिंगिंग अ चार्ज from one point to another without acceleration, देखना इसको, without acceleration against the external electric field। ठीक है, यानी कि आपको बेसिकली निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, ये जब वर्क डन निकल जाएगा तो हम कह देंगे कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि जब आप ए से बी जाएंगे तो कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करेंगे? ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है KQ/R²। और जैसे जैसे आप इधर आए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा। तो मैं जो इसको इधर की तरफ से धक्का दूंगा, वो फोर्स मुझे और ज्यादा लगाना पड़ेगा, फिर और ज्यादा लगाना पड़ेगा, फिर और ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी कि जो मैं फोर्स यूज कर रहा हूं वो फोर्स वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स है तो मुझे पता है कि वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, यहां से आर डिस्टेंस पर dr का सेगमेंट मान लूंगा। r पे जाके dr का सेगमेंट मैंने यहां पर मान लिया, और मैंने ये मान लिया कि यहां से यहां तक जाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन जिस फोर्स के अगेंस्ट में करना पड़ेगा वो फोर्स कांस्टेंट है फॉर द वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैंने लगाया कि वर्क डन dw हुआ, यहां से यहां आने में वर्क डन हुआ dw, और ये हो गया F एक्सटर्नल फोर्स डॉट dr। ठीक है, यानी कि वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr इज गिवन बाय, ठीक है, ये तो निकाल दिया मैंने वर्क डन, बट मुझे पूरा वर्क डन करना है ना। सो
टोटल वर्क डन इज, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, अब बात यह है कि जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, देखो बेटा मेरा फोर्स इधर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसकी वजह से इस एक कूलम पॉजिटिव चार्ज पे लगेगा वो लगेगा इधर। तो मुझे इसको बिना एक्सीलरेट करे लाना है, यानी कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। तो यहां मैं बोलूंगा हियर एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, सुनना, घपला यहीं पर कर देते लोग बात। तो मैं कह दूंगा 1 इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, के क्यू क्यू नॉट, और ये डिस्टेंस है आर स्क्वायर। ये लगा दिया मैंने एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब सुना, लोग बात क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं और ऐसी वैल्यू उठा करके यहां रखते हैं, डेरिवेशन आगे बढ़ा देते हैं, आपको ये बोल करके कि एक्सटर्नल फोर्स इसके अपोजिट है, और मैं भी यही बोल रहा हूं। बट हकीकत क्या है कि बेटा जब आप यहां बात करते हो तो एक्सटर्नल फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो इनके बीच का थीटा तो 0 हो गया, है ना। तो ये फोर्स तो ऐसा ही आ गया। तो यहां पर आप जब रखोगे, सुनना इधर, dw एक्सटर्नल फोर्स, पहले तो मैंने कहा डॉट प्रोडक्ट dr cos 0, है ना, cos 0 हो गया 1। अब ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स विद डायरेक्शन और विदाउट डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे ना, आप क्या बोलते हो, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये a क्या है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि जब आप यहां पर लिख रहे हैं F एक्सटर्नल dr cos 0 आपने 1 कर दिया, तो एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, यानी कि ये माइनस साइन यहां पर नहीं लगेगा। क्लियर, लोग बात यहीं पर घपला कर देते हैं, आप जितनी वीडियो चाहे देख लीजिए। चलिए, तो यहां पर मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, सुनना भी, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर, और ये कर दिया मैंने इंटीग्रेशन। अब मेरा आंसर आ जाएगा उल्टा, जो हो जाएगा गलत। बट मैं आपको बताता हूं, एनसीईआरटी ने अगली स्टेप में यहां लगा रखा है माइनस। इस माइनस की वजह ये नहीं थी, इस माइनस की वजह था डीआर। आप मुझे बताइए डीआर क्या आएगा, यहां से जाओगे तो आप यहां तक जा रहे हो, ये डिस्टेंस मैंने मान ली 10, ठीक है, तो इनिशियल आ गया मेरे पास 10, ठीक है, जो फाइनल पॉइंट आप जब यहां आ जा रहे हो ये आ गया मेरे पास 8, तो डीआर क्या होगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यानी कि 8 माइनस 10 यानी कि -2। ये डीआर नेगेटिव में आता है, डीआर किस में आएगा, नेगेटिव में, तो इसके नेगेटिव में आने की वजह से ये फोर्स हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर, बट हमें पता है आप फोर्स इधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी इधर आ रहा है, तो ये फोर्स नेगेटिव नहीं आ सकता, ये आना चाहिए पॉजिटिव। डीआर की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में, बट ये अगर नेगेटिव आ गया और ये नेगेटिव मैंने यहां सॉल्व करा तो मेरा नेगेटिव आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फोर्स जब इधर है, डिस्प्लेसमेंट जब इधर है, तो वर्क डन आना चाहिए पॉजिटिव, इसीलिए मैं यहां पर लगा दूंगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट dr इज नेगेटिव। ये इसकी वजह से नेगेटिव आया है, बट लोग बाग यहां तक सोचते ही नहीं है। बच्चा में तो क्या, बच्चा तो सोच ही नहीं पाएगा कि सर आप कैसे कह सकते हो डीआर की वजह से नेगेटिव आया है। एनसीईआरटी के अगले ही पेज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन है, वहां पर ये लाइन इन्होंने मेंशन करी है, जो कोई पढ़ के राजी नहीं। क्लियर हो गया। अब मैं इसकी लगाता हूं लिमिट, स्मरण रहे ये नेगेटिव साइन ये वाला नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने तो इसका मैग्नीट्यूड ही लिखा है, ठीक है, यहां हमने इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, डीआर की वजह से नेगेटिव आया। अब मैं इसकी लिमिट लगाता हूं ए से बी। अगर मैं ए वाली पोजीशन को यहां से यहां तक, डायग्राम थोड़ा सा साफ से बनाना, इसको कहता हूं आर ए और इसको यहां से यहां तक कहता हूं आर बी। डायग्राम साफ सुथरा बनाना, बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। चलिए आइए, कंसीडरेशन मेरी यही है, क्यू चार्ज है, बी पॉइंट, ए पॉइंट,
और एक चार्ज को मैं इधर लेके आ रहा हूं, छोटा सा सेगमेंट मैंने dr मान रखा है, जो यहां से r डिस्टेंस पर है। ये हो गया मेरे पास ra वेक्टर, और इतना हो जाएगा मेरे पास rb वेक्टर, जो इसकी लिमिट लगा दूंगा। ठीक है, तो ये लिमिट लगाऊंगा ra से rb, 0 से w। तो ये हो गया मेरे पास dw का इंटीग्रेशन w। ये k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, q नॉट कांस्टेंट है, चेंज होगा ये r स्क्वायर। जैसे जैसे आप पास आएंगे r की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो मैं इंटीग्रेशन में करूंगा k q q नॉट, इसको मैं ऊपर लेता हूं r-2 dr ra rb। क्लियर? और ये हो जाएगा r-2 + 1 -2 + 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, समझना, r की पावर -1। चलो मैं इसको भी एक स्टेप में और इजी कर दूंगा, -1 -2 + 1 -1 अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, अब देखिए ये माइनस इससे कटेगा, वो माइनस आना भी था, dr नेगेटिव था, वो नेगेटिव, अगर मैं ये नेगेटिव नहीं लगाता तो ये पूरा नेगेटिव आ जाता, जो कि लॉजिकली गलत हो जाता। k q नॉट 1/r अपर लिमिट 1/r लोअर लिमिट। और हम कहते हैं यही वर्क डन जो है, दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज called as potential difference between two points। तो मैं क्या कर दूंगा, W/Q नॉट निकाल दूंगा, यही आ जाएगा मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस। यहां भी घपला करते हैं, ध्यान रखना, बताऊंगा बाद में। ठीक है, अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखाई है, उसमें था कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। चार्ज की जगह आप लिख देना यूनिट चार्ज या 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वर्क डन स्टार्टिंग में बोला था ना, वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज की जगह लिख देना यूनिट चार्ज या 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, k q नॉट तो उधर चला गया, 1/ra - 1/rb, और इसको अब आप कर लीजिए नोट। और ये क्या निकला, वर्क डन फ्रॉम a to b, है ना। आइए और बातें सीखते हैं। तो बेटा आपने अभी अभी जो सीखा है उसमें हमने लिखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस था वर्क डन फ्रॉम a to b अपॉन q नॉट, दैट इज k q 1/rb - 1/ra। यहां पर KQ/RB - KQ/RA, WAB/Q नॉट पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। इसको कहते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, इसके बाद में, ये तो आपने फिर से कर दिया, इसके बाद में नोट चालू हो गया आपका। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल सेक्शन की बात करेंगे। तो ये हो गया WAB/Q नॉट इज इक्वल टू VB - VA, और WAB इज इक्वल टू Q नॉट VB - VA। ये कब लगा, जब हम Q नॉट को लेके जा रहे हैं। अगर मैं कह दूं इफ Q चार्ज, Q नॉट तो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज हमने डिफाइन करा, लेकिन अगर मैं 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को नहीं ले जाऊं, मैं 2 कूलम को ले जाऊं, 4 कूलम को ले जाऊं, तब क्या करेंगे। तो किसी भी Q चार्ज के लिए इफ Q चार्ज, इफ एनी Q चार्ज इज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, मूव्ड फ्रॉम A to B, देन अब उस केस में क्या आ जाएगा, तो WAB Q VB - VA। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, हमने Q नोट को पॉजिटिव चार्ज माना था जिसको हम इधर लेके जा रहे थे, है ना, लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा होता। थोड़ा नीचे बनाता हूं, हमने ये माना था प्लस Q और Q नोट को हम ऐसे लेके जा रहे थे,
तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा था और हमने फोर्स एक्सटर्नल यहां अप्लाई कर था। सोचो अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगता और एक्सटर्नल फोर्स इधर लगता, यानी कि वर्क डन का पूरा हिसाब किताब चेंज होता। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, जो नेगेटिव था पॉजिटिव। इसलिए यहां पर ये ध्यान रखना है कि क्यू चार्ज विद यूं कहे साइन के साथ रखें, इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल के फॉर्मूले में क्यू चार्ज विद साइन रखेंगे। और ये क्या आ रहा है, डब्ल्यू ए बी क्या है, वर्क डन बाय अस, यानी कि एक्सटर्नल एजेंसी। ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो ओवरऑल हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर आप एक चार्ज को ए से बी लेकर के जाते हैं तो फॉर्मूला आता है वीबी माइनस वी ए। इसमें ये क्या है, वर्क डन बाय अस, यानी कि एक्सटर्नल एजेंसी, यानी कि अप्लाइड फोर्स। और क्यू को साइन के साथ रखें, ठीक है। चलिए, बट अगला नोट देखिए, मैं आपसे पूछता हूं कि ये तो आपने अप्लाइड फोर्स का वर्क डन निकाला, बट आपसे पूछ दे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तब क्या करेंगे सेम सिचुएशन में। तो हम कुछ नहीं करेंगे, डब्ल्यू ए बी जो निकलेगा उसमें लगा देंगे हम माइनस, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमारे पास आ जाएगा क्यू वीबी माइनस वी ए। दो फॉर्मूले देख लीजिए। 90% केसेस में आपसे पूछता है एक्सटर्नल वर्क डन बताओ, लेकिन कभी कभी उसका माथा घूम गया और ज्यादा समझदार निकला, उसको पता है बच्चे को सिर्फ इतना ही पता है, तो वो कह देगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो जो आप निकालेंगे उसमें आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन दोनों कैसी कैसी हैं, अलग अलग है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको ये सिखाई है, क्लियर। चलिए, दो बातें याद रखना, वर्क डन बाय अस, एक्सटर्नल एजेंसी, अप्लाइड फोर्स, या कुछ नहीं कहे, कुछ भी नहीं कहेगा तो भी आपको यही निकालना है, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, तो आपको यही निकालना है। अदरवाइज वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोल देगा, तो जो आप इसमें निकालेंगे उसमें आपको माइनस साइन लगा देना है। चलिए, आइए अब लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अभी थ्योरी चल रही है, न्यूमेरिकल पे जाएंगे तो ये और ज्यादा क्लियर होने लग जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब देखिए, यहां पर आपने एक स्टेप लिखी थी, W इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट 1/RB माइनस 1/R। इसको वहां पर इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, Q है, एक B पॉइंट है जिसको हम मान लेंगे P, और ये हो जाएगा यहां से डिस्टेंस कोई भी मान लीजिए, ठीक है, R, ठीक है। और जो हमने A पॉइंट माना था इसको मान लेते हैं इंफिनिटी, ठीक है। तो R A हो गया मेरे पास इंफिनिटी, और R हो गया मेरे पास उस RP के बराबर मान लेता हूं, RB, ठीक है, क्लियर है। सिर्फ यही वैल्यू ऊपर वाले में रख देनी है, क्योंकि अब हमने रेफरेंस पॉइंट ए ना लेकर के ए को कहां पहुंचा दिया, इंफिनिटी तक। और पोटेंशियल इसी तरह से डिफाइन होता है कि अगर इंफिनिटी से 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन होता है, तो वही वर्क डन उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। तो कुछ नहीं है, इन इक्वेशन नंबर 1 W इंफिनिटी से P लेकर के आ रहे हो आप, के क्यू क्यू नॉट, आरबी की जगह आरपी, और ये रहेगा इंफिनिटी। तो फिर वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालना है, तो पोटेंशियल आ जाएगा पी पॉइंट पर, तो के क्यू अपॉन आरपी, ठीक है। और याद रखना Q विद साइन रखना है, ठीक है। चल, लर्निंग,
क्या क्या लर्निंग है बहुत ध्यान से देखना। इसको आप लिख सकते हैं न्यूमेरिकल टिप्स, क्योंकि यहां पर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देंगे और बोर्ड आपका न्यूमेरिकल की तरफ ही भाग रहा है, और मेरे न्यूमेरिकल पूरे अच्छे से आप कर लेंगे तो मेरे को नहीं लगता आपको आईआईटी तक कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है। इस चैप्टर में आगे शुरू करें तो सबसे पहली चीज आपको यह सीखनी है कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज किसी पी पॉइंट पर रखा है जो कि आर डिस्टेंस पर है, तो इस क्यू चार्ज के कारण पी पर, याद कीजिए हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और हम लगा देते हैं यहां पर आर कैप। बट यहां पर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है बेटा, तो पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसकी यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। सुनना 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 ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। और अगर ये माइनस है और ये आर है और ये पी पॉइंट है, तो बेटा इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इसलिए यहां लगा दूंगा मैं माइनस। बट पोटेंशियल कैसे लिखोगे? नेगेटिव के कारण, पॉजिटिव के कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर, नेगेटिव के कारण माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। लेकिन ध्यान सुनिए, ये माइनस साइन अगर मैं -2 समझना, मैं इसको लिखता हूं 3, इसको लिखता हूं 3, इसको लिखता हूं -3, इसको लिखता हूं -3, डिफरेंस समझिए, ठीक है। वोल्टेज बता रहा है, इसमें लगने वाला माइनस साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, उसकी स्ट्रेंथ अभी भी उतनी ही है, सिर्फ डायरेक्शन बदली है। लेकिन इसमें लगने वाला माइनस साइन आपको यह बता रहा है कि ये पोटेंशियल की ताकत कम है। ये 3 वोल्ट वो 3 वोल्ट नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ये 3 मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है, ये मैग्नीट्यूड वाइज छोटा है, लेकिन इन दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव, नेगेटिव के कारण नेगेटिव पोटेंशियल। ये थी हमारे पास पहली टिप। दूसरी बात समझिए कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये Q1 चार्ज है, ये -Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, और इस P पॉइंट पर आपको निकालना है R1, R2, R3 डिस्टेंस है, मुझे BP निकालना है, तो सिंपल है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। याद रखिए, इसके कारण, उसके कारण, सबके कारण, सिंपल विद साइन, इसके कारण, उसके कारण, सबके कारण। क्या बोला? इसके कारण, उसके कारण, सबके कारण। पहले इसके कारण निकाल दो, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है आपको, R1, उसके कारण, सबके कारण। और अगर मैं यहां पर -Q4 रख देता तो यहां पे -KQ4 बाई R4 भी लिख देता। सिंपल है, इसके कारण, उसके कारण, सबके कारण। जय श्री राम। चलिए साहब, तो ये आपको मैंने बताई दूसरी बात। लेकिन अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता, सुनिए, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता, और इसके कारण इधर आता, और फिर मैं इन फोर्सेस का वेक्टर एडिशन कर देता, ठीक है। फिर मैं इनका वेक्टर एडिशन करता, इनको इनके कंपोनेंट करता, इनके कंपोनेंट करके सॉल्व करता, मेरी जिंदगी खराब हो जाती। बट यहां पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, अगला पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका था, ठीक है। क्वेश्चन करें, लिखिए, ये एक स्क्वायर है, प्लस क्यू, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस क्यू माइनस के। बच्चों को लग रहा है सर ये तो आप करा चुके हो, बट देखिए तो सही क्या करा है क्या नहीं करा है। और इसके बिल्कुल सेंटर पे मैंने Q0 चार्ज रख रखा है, ठीक है। या छोड़ो, चार्ज नहीं रखा है, इस P पॉइंट है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P और पोटेंशियल एट P कितना होगा। चलो चलो चालू हो जाओ, स्क्रीन को पॉज कीजिए और निकालिए, देखें। पंखा बंद करके बनानी पड़ती है, वरना आवाज बहुत आती है। बोर्ड छोटा है और 12 बजे महाभारत भी आएगी, देखना है उसमें। आज अज्ञातवास में है पांडव, देखा करो, अच्छा लगेगा आपको।
आपको नीतियां समझ में आएंगी कि कूटनीति कैसे, राजनीति को कैसे यूज करते हैं। चलिए आइए पहले हम ईपी की बात करते हैं। ठीक है, ईपी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने माना ये डिस्टेंस है एक्स, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ये, तो ये आ गया वैल्यू मैंने मान ली ई, और ई है मेरे पास के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, अगर मैं इसको ई बोल रहा हूं तो ये भी तो एक्स है, ये भी ई हो जाएगा। क्लियर? माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, और ये भी डिस्टेंस एक्स है तो ये भी ई हो गया, इसके कारण आ गया इधर। तो हम लिखेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इधर हो गया 2e, इधर हो गया 2e, और दोनों के बीच का एंगल हो गया 45 डिग्री। तो आंसर आ गया ई नेट √2 टाइम्स ऑफ 2e। याद कीजिए 2f cos थीटा बाई 2 वेक्टर्स है। ठीक है, चलो जिन लोगों ने, अच्छा वेक्टर तुम पढ़ ही लोगे ना, वीडियो तो पूरी फॉलो करोगे ना। √2 और e की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज। ठीक है, आइए अब बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल हमें पी पे निकालना है, तो क्या करते हैं, इसके कारण, उसके कारण, सबके कारण। तो इसके कारण हो गया के क्यू बाई एक्स, इसके कारण हो गया के क्यू बाई एक्स, उसके कारण हो गया माइनस के क्यू बाई एक्स, इसके कारण आ गया माइनस के क्यू बाई एक्स, और ये आ गया आपके पास 0। आप देख रहे हैं, आपसे पूछा जाए असर्शन रीजन में कि अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा या नहीं होगा, तो आंसर है, अभी इस वाले केस में तो नहीं था, इस केस में ईपी क्या आया था, 2√2 के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। और उसमें एक्स की वैल्यू भी लिख सकते हो, मैंने उसमें वैल्यू नहीं डाली थी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरा क्या आ जाएगा, ये ए है, ये ए है, ये √2a हो जाएगा, तो इसका आधा क्या कर दोगे, √2a बाय 2। तो ये वैल्यू भी डाल दीजिए, पीछे भी डाल देना के क्यू, और ये हो जाएगा √2a बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई तो पहले तो मैं करता हूं के क्यू बाई ए स्क्वायर का कर देता हूं, ये 2 वाला इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये होकर के 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर एक बात समझ में आई कि जहां पोटेंशियल 0 है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो कोई जरूरी नहीं है, या यूं कहो कि जहां पोटेंशियल 0 है वहां ईपी 0 नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए, फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन कीजिए, सेम है, और इस बार आपके पास चार्ज कॉन्फ़िगरेशन मैंने करा +q माइनस क्यू साइड ए है। इस P पॉइंट पर आपको निकालना है EP एंड VP। स्क्रीन को पॉज करके कीजिए। चलिए EP, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ E, +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, और -q की वजह से आएगा इधर, यानी कि EP तो हो गया 0। क्लियर? बात करते हैं VP सिंपल, इसके कारण प्लस के कारण सबके कारण, इसके कारण आएगा +kq/x, इसके कारण आएगा -kq/x, इसके कारण आएगा +kq/x, उसके कारण आएगा -kq/x, और ये भी क्या हो गया 0। तो यहां ये समझ में आया, जहां VP 0 है वहां EP भी 0 है। तो रिजल्ट क्या निकला बेटा कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है जहां पर, वहां पे पोटेंशियल 0 हो ये कोई जरूरी नहीं है, और इसका वाइस वर्सा, जहां पोटेंशियल 0 है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में +q -q था, इस बार हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो डिपेंड ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लीजिए नोट करके, जहां पोटेंशियल 0 हो
वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जहां पोटेंशियल जीरो हो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो, ये कोई जरूरी नहीं है। एंड वाइस वर्सा, इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज कॉन्फिगरेशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए साहब, ओके, आगे बात करते हैं। लिखिए पोटेंशियल फॉर ए चार्ज्ड शेल। ठीक है, पोटेंशियल फॉर ए चार्ज शेल, इनकी कोई डेरिवेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा इसका भी। ओके, ये शेल है आपका, आपको याद होगा ये शेल हमारा, इसका रेडियस आर है, चार्ज क्यू है। मैं आपसे बोलूं इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप बोलोगे सर के क्यूब बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस यहां से स्मॉल आर है तो मैं बोलूंगा बेटा सरफेस पे बताओ, आप बोलोगे सर सरफेस पर होता है के क्यूब बाई कैपिटल आर स्क्वायर। मैं बोलूं अंदर बताओ, तो आप बोलोगे सर 0। ठीक है, किसी भी मेटल के अंदर या मेटेलिक सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। बट मैं आपसे बोलूं पोटेंशियल कैसा है, तो बेटा बाहर वाले पॉइंट के लिए ये पूरा चार्ज सिस्टम ऐसे एक्ट करता है जैसे पूरा चार्ज यहां पर सेंट्रलाइज्ड हो। और अगर पूरा चार्ज यहां पे सेंट्रलाइज्ड है तो ये आएगा के क्यू बाई आर। सर ये बताओ, ये भी आ जाएगा के क्यू बाई आर। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए पोटेंशियल भी अंदर की तरफ क्या होगा 0। और अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप हो गए गलत। अभी बताया, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो वहां पे पोटेंशियल 0 हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और जहां पोटेंशियल 0 हो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए समझते हैं। सुनना बेटा, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को बिना एक्सेलरेट करे किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन होता है पोटेंशियल। तो मैंने माना कि मैं इनफाइनाइट से किसी चार्ज को यहां तक लेकर के आया हूं तो मैंने इतना वर्क करा है। ठीक है, फिर मैं और लाया हूं तो मैंने और वर्क करा है, पोटेंशियल बढ़ गया। ठीक है, यानी कि मैं जब यहां से यहां तक लाया हूं तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, इतना, यहां तक लाने में। ठीक है, समझना ध्यान से। मैंने माना ये 10 जूल है और ये था मेरे पास 8 जूल। ठीक है, जूल पर कूलम मान लो यार, 1 कूलम चार्ज को लेके आया। अगर मैं यहां से यहां तक लाया, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसके अगेंस्ट मेरे को काम करना पड़ा था। तो यहां से यहां तक लाया हूं, 8 जूल वर्क हुआ। अभी मैं अगर और आगे जाऊंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे अपोज करेगा, तो मुझे और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और वर्क करना पड़ेगा, और मैं कर दूंगा यहां तक आते आते 10 जूल वर्क। कि सर अब अंदर जाओ, अब मैं अंदर जाऊंगा तो क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा। सोचो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा। क्लियर। अब पोटेंशियल कहता है इनफाइनाइट से किसी चार्ज को यहां तक लाने में वर्क डन। बताओ, तो जब मैं यहां से यहां पर लाने के लिए चला हूं, मैं वहां से इनफाइनाइट से, तो मैंने वर्क डन करा 8 जूल, यहां तक आया 10 जूल, और यहां पर फिर कोई वर्क नहीं है। यानी कि वहां से यहां तक आने में मुझे 10 जूल का ही वर्क करना पड़ा। आप ये समझ लीजिए कि ये आपके पास कनॉट प्लेस है, ये आपके पास है बोलो बोलो कोई बोलो, करोल बाग, करोल बाग। ठीक है, और आप आते हैं कहीं से दूर से, उत्तम नगर से। अब आपसे बोले कि करोल बाग में आपको आपका फ्रेंड मिलता है जो आपको कनॉट प्लेस ले जाता है, बट करोल बाग आपको अपने आप जाना पड़ेगा, इसलिए आपने 40 रुपए खर्च करे। तो आपसे बोलूं कि आपके लिए उत्तम नगर से करोल बाग जाने के लिए कितना पैसा खर्च करा आपने, कितना वर्क डन है, 40 ना, जो कि यहां से करोल बाग के लिए खर्च हुआ, उसके बाद तो आपने भी वर्क ही नहीं करा। दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना करोल बाग सरफेस पे था, यानी कि इनसाइड पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, सुन लीजिए एक बार फिर से, क्या सीखा हमने? ये सीखा कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, बट पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट पोटेंशियल हर पॉइंट के लिए के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर रहेगा। हर जगह पर पोटेंशियल वही रहेगा।
बाहर तो मुझे पता ही इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है। याद रखेंगे, अंदर किसी भी चार्ज शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बट अंदर किसी भी पॉइंट के लिए पोटेंशियल सेम होता है। अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि एक चार्ज है सरफेस और इसमें एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो बताइए ए से बी तक जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो आंसर है 0, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। वर्क डन सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी होगा। इसका भी वही पोटेंशियल, इसका भी वही पोटेंशियल। आपसे मैं पूछ लूं कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो बताइए यहां से यहां तक जाने में वर्क डन बताइए। तो बेटा सरफेस से सरफेस पर ही ना, सरफेस पे भी पोटेंशियल के क्यू बाई आर है, यहां भी पोटेंशियल के क्यू बाई आर है। वर्क डन कहां से करोगे? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होता वर्क डन 0 ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब छोटे मोटे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं कि एक चार्ज है, इसके एक डायगोनल एंड से दूसरे डायगोनल एंड तक जाने के लिए वर्क डन। अबे कहां से वर्क डन? इसका भी पोटेंशियल वही है जो इसका पोटेंशियल है, सेंटर पे भी पोटेंशियल वही होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, चलिए ये हमने रिजल्ट निकाला इसका। ओके, अब आप चाहें तो उसके लिए कर्व भी बना सकते हैं। आर वो वोल्टेज का कर्व, यहां पर पोटेंशियल कितना था? के क्यू बाई कैपिटल आर, ये रहा। इससे यहां जाओगे तो भी इतना ही है, और आगे जाइए तो भी उतना ही है। सरफेस पर पहुंचे सेंटर से, उसके बाद के क्यू बाई कैपिटल आर, और बाहर की तरफ के क्यू बाई स्मॉल आर घटता जाएगा। ओ इस तरह से, तो V इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, बस खत्म। ठीक है, चलिए तो चाहे लिख सकते हैं पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज शेल इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन बोर्ड में आया था, लिख लीजिए। बोर्ड जिसको मैं बोर्ड में आया उसके ऊपर बोर्ड लिख दिया करो। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब देखना, बात करके बताइए पहले आप अपने आप, ठीक, फिर आप बताता हूं। पॉज कीजिए, करिए। देखिए इस क्वेश्चन में इसने बोला कि एक पॉइंट चार्ज के कारण डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ई और वी का कर्व खींचे। क्या इसने बोला कि दो कर्व खींचो? नहीं बोला, इसलिए आपको कर्व एक खींचना पड़ेगा। मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, वोल्टेज होता है के क्यू बाई आर, यही होता है पॉइंट चार्ज के कारण। तो आर स्क्वायर और आर दोनों के कारण हाइपरबोला बनता है। अब दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे? कौन सा ई का है, कौन सा आर का है? मुझे बताइए, अगर मैं आर को डबल करता हूं तो ई कितना हो जाएगा? 1/4। अगर मैं इसको आर को डबल करता हूं तो वी कितना हो जाएगा? हाफ। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तेजी से कम होगा विद रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल। पोटेंशियल उतना कम नहीं होगा, है ना। ये 1/4 हो जाएगा तो ये हाफ होगा। तो इसका जो कर्व आएगा वो थोड़ा सा स्टीप आएगा, इस तरह से, है ना, जल्दी से कम हो रहा है। जबकि पोटेंशियल आपका ऐसा आएगा। तो ये V का कर्व है, ये E का कर्व है। जो जल्दी कम हो रहा है वो देखो, समझो ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों की वैल्यू 10 मान लो, ठीक है। और जैसे आप गए यहां से इतना गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगा, जबकि पोटेंशियल उतना कम नहीं हुआ। तो कर्व ऐसा बनेगा, और ये कर्व एनसीईआरटी में ही दे रखा है, इसलिए करो। एनसीईआरटी पढ़िए, आपने 11 में नहीं पढ़ी है बट पढ़िए, क्लास में पढ़िए, वरना सीबीएसई लैंग्वेज, सीबीएसई की जो लैंग्वेज आती है ना बोर्ड की, वो आपको समझ में भी नहीं आएगी। और मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे जो रोते हुए निकलते हैं ना बोर्ड से, वो इसी वजह से सर क्वेश्चन लेंदी था। अबे लेंदी इसलिए था कि आपको अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही थी, वो लैंग्वेज टफ है, उसकी आदत डालिए, मुश्किल है। चलिए हो गया। तो V एंड E का कर्व ऐसा हो जाएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये 1/r स्क्वायर, इसलिए ये ज्यादा जल्दी कम हुआ है ना। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी पूछा गया है एक दो बार, बहुत बेसिक्स है, एक्चुअली बेसिक्स है।
मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन किधर होती है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। याद रखना, हाई पोटेंशियल से निकलती है और लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। यानी कि अगर मैं यहां पर 3 पॉइंट बना दूं ए बी सी, तो वी ए सबसे ज्यादा होगा, वी बी सबसे कम, सॉरी वी बी और फिर बी सी सबसे कम। और लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाता है। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाता है। तो आज का लेक्चर मेरे हिसाब से ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा है ये अभी तक सिर्फ बेसिक्स है। अब हमें इस पे न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर गाइस, और अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।